लोग हैं जो सरकार के इस फैसले को लेकर धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सराहनीय फैसला है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। सबसे पहले आलोचना करने की वजह विपक्ष की आखिर क्या है? देखिए, मोदी सरकार हिंदुस्तान का तालिबीकरण और सांप्रदायिकरण करने की ओर अग्रसर हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस जो हमेशा आरोप लगाती है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इसको हाथ लगाया जा रहा है। मैं इसके ऊपर स्पष्ट रूप से आगे आऊंगा। आपने 1 मिनट का मेरे को चांस दिया है, तो मैं आपको, अगर वक्त है तो मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगा। आर्टिकल 309 और 311 के तहत सरकारी यूपीएससी की हो या गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हो उनको लिया जाता है, तो संविधान के तहत किया जाता है, क्या अनुच्छेद के हिसाब से किया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो कहता है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कमिटेड टू द जस्टिस इक्वालिटी एंड लिबर्टी, कहीं ना कहीं इसको हाथ लगाने की बात हो रही है। और 1966 में जब कांग्रेस सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, आफ्टर 1948 गांधी हत्या के बाद जब इन्होंने माफी मांगी थी, उसके बाद 1966 में ये जमात इस्लामी और आरएसएस रिलीजियस बेस पे, धार्मिक बेस पे इस पे बंधन लाया गया। और कोई भी धार्मिक संगठन हो, इसको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसका ये नहीं हो सकता, ये देश का संविधान कहता है। ठीक है सर। जाधव साहब, आगे इसको आप और एलाबोरेट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रमोद स्वामी आपके पास आते हुए, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि क्योंकि संविधान बदलने की मंशा आपकी अधूरी रह गई, इसीलिए ये फैसला लेते हुए बैकडोर से आप संघ की सरकार में एंट्री कराना चाहते हैं, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसको लेकर बीजेपी का जवाब क्या है? असंवैधानिक है ये आप कैसे कह सकते हैं? असंवैधानिक अगर होता तो ये पास ही नहीं होता। तो संविधान जो अधिकार एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को जो संविधान अधिकार देता है, उस अधिकार के तहत ये निर्णय लिया गया है। और इंदिरा जी ने जो निर्णय लिया था एक समय में बैन करने का, वो मौलिक अधिकारों का हनन था। फिर जब जनता पार्टी आई तो उसने उनके उस ऑर्डर को कैंसिल किया, और फिर इंदिरा जी आने के बाद में उन्होंने फिर उसको लागू किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसके पहले ओवैसी साहब का भी आपने जो स्टेटमेंट दिखाया, उसमें वो कहा कि वो संघ में औट ली जाती है कि और वो लोग डाइवर्सिटी पे विश्वास नहीं कर सकते, वो नहीं करते। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। संघ में ऐसी कोई औट नहीं ली जाती। और वहां तो जो है वो भारत माता का वहां पूजन होता है, भारत माता का वंदन होता है, भारत माता की आराधना होती है। और राष्ट्र के प्रति कैसे हम समर्पित भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पण कर करके राष्ट्र के उत्थान में किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं, देश के उत्थान में किस तरह से योगदान दे सकते हैं, इसकी वहाँ शिक्षा दी जाती है। तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से असंवैधानिक नहीं है। ठीक है सर। अखिलेश कटियार साहब, आपके पास आते हुए, ये क्यों आप लोग कह रहे हैं कि ये अवसरवादिता है इस सरकार की? ये क्यों कह रहे हैं कि बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहता है आरएसएस को ये सरकार? और ये क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस को अपीस करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए ये फैसला इनकी तरफ से लिया गया है? किसी भी विचारधारा को आप किसी में शामिल होने से कैसे रोक सकते हैं? और अगर कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस का हिस्सा बनता है तो वो गलत कैसे हो सकता है? बीजेपी की सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाती है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से मना करती है। सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे पहली बार बैन लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये संस्था देश के लिए ठीक नहीं है, इनके द्वारा लिए गए फैसले और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि सरदार पटेल जी को भी आप कहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और फिर इस तरीके के आपके फैसले। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांप्रदायिकता की राजनीति दम तोड़ रही है और आरएसएस में जो कर्मचारी शामिल होके जो काम अपने उत्तरदायित्व पर निर्वाह करेंगे वो पक्षपातपूर्ण होगा, वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और जो उन्होंने संविधान की शपथ लेके जनता की सेवा करने की जो प्रतिबद्धता है वो वन साइडेड हो जाएगी। हम ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में मतभेद था वो दूर करने की कोशिश है, लेकिन इसकी कीमत अल्टीमेटली जनता चुकाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये फैसला गलत। ठीक है, आप मानते हैं कि ये सरकार का फैसला उनका एक बड़ा ब्लंडर है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपके पास आते हुए, आरएसएस के विचारक हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस का जो कोर एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है और जो भारत की विचारधारा है वो विविधता वाली है।
तो ऐसे में राष्ट्रवाद के खिलाफ बीजेपी का यह फैसला है, आपके लिए तो जाहिर है कि एक अच्छा फैसला, आप इसको देखेंगे 58 साल बाद ये बैन हटा है, लेकिन उसको लेकर हो रही सियासत को आरएसएस कैसे देखती है? देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार। रही बात जो है कि आपने कहा कि असर ओवैसी की बात किया, तो जाहिर सी बात है, और उनकी पार्टी का नाम ही है तुष्टिकरण के और मुस्लिम समर्थित पार्टी है। दूसरी बात आप देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो बेहद विवेकपूर्ण और मैं इसका अभिनंदनीय फैसला मानता हूँ। देखिए आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, जो बार बार कहा जा रहा है। जो आरएसएस है वो एक सामाजिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है और ऐसा संगठन है जो कि एक विचार है। देखिए आरएसएस जो है भारतीयता का विचार है, देश प्रेम का विचार है, नवीन ऊर्जा का विचार है और भारतीय संस्कृति को संवर्धित करने का विचार है। तो अगर इस विचार पे आरएसएस जो है, और जब से यह स्थापना हुआ है 1925 से 99 सालों से लगातार देश हित में कार्य कर रहा है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं ज्वाइन करे आरएसएस, क्यों नहीं उसके शाखा में जाए, क्योंकि आरएसएस तो कोई धार्मिक संगठन नहीं है। आरएसएस आप उसको बोल सकते हैं कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस केवल एक कल्चर को प्रमोट करता है, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है। अगर उसके बेस पे कोई जाता है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए सरकार। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है सर कि अगर आरएसएस और बीजेपी भले ही दो अलग अलग संगठन हो, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे गुंथे हुए हैं कि दोनों की विचारधारा समान है, दोनों का जो विजन है वो बराबर का एक तरीके से नजर आता है। ऐसा आरएसएस को लेकर अमूमन कहा जाता रहा है। रमनीश वत्स साहब, आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाहती हूं कि इस पूरी आलोचना के बीच में हम ऐसी बातें कर लेते हैं जो कि तथ्यात्मक हैं, जैसे 1966 का जो आदेश आया, उस आदेश में जिन बातों का जिक्र किया गया। फिर मैं अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का हवाला देती हूं और आपको मैं 1 मिनट से ज्यादा का समय दूंगी। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में और उसके बाद वही फॉलो होता हुआ भारत में कांग्रेस की सरकार रही तो मुख्य पदों पर बैठे हुए आपको लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग नजर आए, बीजेपी की सरकार बनी तो राइटिस्ट विचारधारा वाले लोग, यानी कि वही लोग जिनके साथ आपकी विचारधारा मेल खाती है। क्या आरएसएस पर बैन हटाना इस चीज को बढ़ावा देना है, और इसके बढ़ावा देने के साथ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं जो दूरगामी परिणाम के तौर पर नजर आ सकते हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी तथ्यों को जानना पड़ेगा कि बैन क्यों लगा था। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो फैसला, अभी मोदी जी का जो फैसला है, मुझे लगता है 2014 में ही आ जाता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आरएसएस के ऊपर कोई ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, सबसे पहली बात। और आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो व्यक्ति निर्माण की बात होती है, वहाँ पे समाज निर्माण की बात होती है, राष्ट्र निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में हम आरएसएस को हम जानते हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, राजनीतिक संगठन नहीं होने के बावजूद भी 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरी बार जब प्रतिबंध लगाया जाता है तब तो क्यों लगाया गया भाई? वो भी देखिए कि काउ स्लॉटर जो था, गौ हत्या के विरोध में जो मूवमेंट उस समय हो रहा था, उसके विरोध को दबाने के लिए ये गोलियां चलवा देती हैं साधुओं के ऊपर। साधुओं के ऊपर सितंबर 1966 में जो गोलियां, और वो भी संसद के सामने इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री गोलियां चलवा देती हैं। इस विरोध को, इस मूवमेंट में जो आग की तरह जो पूरे देश में फैल न जाए, उसको दबाने के लिए आरएसएस के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आरएसएस में घर घर जाएगी और इसका प्रचार करेगी। इस चीज को इन्होंने दबाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरी बात आती है कि प्रतिबंध आपने आरएसएस के ऊपर लगाया, लेकिन आप पीछे जानते हैं यदि तो केशव हेडगेवार जो थे, तो केशव हेडगेवार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। फिर बात करते हैं कि आरएसएस कार्यक्रम में आप देखिए कि वो तमाम जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता गए हुए हैं। सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी। आप देखिए कि 1934 की बात करें चाहे 1947 में, और प्रधानमंत्री खास करके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो तो आरएसएस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इस रूप में कि उन्होंने देखा है। नौकरशाही की बात हो रही है ना, नौकरशाही की बात हो रही है ना, नौकरशाही की बात हो रही है कि वो उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बन पाएंगे। आप इससे सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी संभावना इसमें बनती है। अच्छा, ये बनती है या नहीं बनती है? नहीं, यहाँ पे यही वजह रही कि जयराम रमेश को कहना पड़ा कि अब ब्यूरोक्रेसी निक्कर में आएगी। हालांकि इनको उस निक्कर से बहुत समस्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको लेकर फिर राजनीति तो हो रही है। लेकिन मुझे लगता है विरोधाभास तो वहां दिखता है ना पूर्णिमा जी, विरोधाभास तो वहां देखा जाएगा कि ये राजनीतिक संगठन तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, देखिए
देखिए असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका प्रेम तो हमास के लिए प्रेम दिखता है, उनका प्रेम तो फलस्तीन के लिए दिखता है कि संसद में आप शपथ लेने जाते हैं और फलस्तीन का नारा लगाते थे, भारत माता की जय आप कहेंगे नहीं, वंदे मातरम आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपको यहां पे आरएसएस से आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी तारीफ करी थी। इंदिरा गांधी ने खुद उद्घाटन किया था 1977 में। 1977 में एक नाथ रानाडे जो थे उनके स्वयंसेवक, उन्हीं के आप विवेकानंद मेमोरियल में उद्घाटन करने भी जाती हैं। और समय समय पर नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के ये तमसरपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, चाहे हम ये क्या कहते हैं जगजीवन राम की बात करें, प्रणब दा की बात करें, ये तमाम वो जो नेता हैं सब के सब जो है गए। तो कांग्रेस की विचारधारा में ऐसे बहुत सारे कांग्रेसी भी हैं कि भीतर वो देखे आरएसएस का समर्थन करते हैं। ठीक है, आरएसएस का समर्थन इसलिए करते हैं कि आरएसएस सबसे पहली बात वो सांस्कृतिक संगठन है, वो सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करती है, यहाँ पे राजनीति से उसका कोई संबंध ही नहीं।